हेलो स्टूडेंट, 7वीं कक्षा में ऊष्मा विषय पर एक लेसन आप पहले देख चुके हैं। उम्मीद है आपको वो पसंद आया होगा। आज हम ऊष्मा के बारे में कुछ और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाय के कप के अंदर चीनी मिलाने के लिए अगर हम चम्मच डालते हैं तो थोड़ी देर बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है? या सब्जी के भगोने के अंदर उबलते हुए हम उसके अंदर चम्मच से उसको घुमाएंगे तो उस चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, उसका स्थानांतरण होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की क्या क्या विधियां हैं और वो किस प्रकार गति करती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ऊष्मा की पहली विधि है चालन। ठोस वस्तुओं के अंदर ऊष्मा चालन विधि से स्थानांतरित होती है। इसके बारे में एक प्रयोग करते हैं। आप कोई धातु या एल्यूमिनियम की पत्ती लीजिए। जैसे ये हमने एक पत्ती ले ली, इसके एक सिरे से शुरू होकर के हम समान दूरी पर मोमबत्ती के मोम की बूंदें गिरा करके खड़ी आलपीन इसके ऊपर चिपका देंगे। जैसे ही मोम ठंडा होगा, आलपीन उसके ऊपर स्थिर चिपक जाएगी। 2 इंच की दूरी पर, फिर दूसरी यहाँ 2 इंच की दूरी पर, फिर तीसरी यहाँ, ऐसे करके 4-5 आलपीन इस पर चिपका लीजिए, जिससे कि मोम के ठंडा होने के बाद वो स्वतंत्र रूप से लटकती रहें। फिर हमें क्या करना है कि इस पत्ती को किसी भार के नीचे दबा दीजिए, इतनी ऊंचाई कर लीजिए कि इसके नीचे हम कोई मोमबत्ती, कैंडल या बर्नर लगा सकें। और फिर हम क्या करेंगे, इसके इस सिरे के नीचे मोमबत्ती या बर्नर लगा देंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि बर्नर जैसे ही या मोमबत्ती की ज्वाला से जैसे ही ये पत्ती गर्म होना शुरू होगी, इधर से गर्म होना शुरू हुई, यहाँ से गर्म होते हुए इसकी पहले ये आलपीन यानी मोम पिघल करके नीचे गिरेगा। फिर इसका अभिप्राय क्या हुआ, यहाँ से पत्ती गर्म हो चुकी है, फिर दूसरी पत्ती गिरेगी, फिर इस पत्ती के ऊपर से पहली आलपीन गिरेगी, फिर इसका मतलब यहां तक हमारी ये पत्ती गर्म हो चुकी है धातु की। फिर थोड़ी देर बाद ये गिरेगी दूसरी आलपीन, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारी ऊष्मा इस पत्ती के अंदर, धातु की पत्ती के अंदर ऐसे गति कर रही है। तो धातुओं के अंदर, ठोस पदार्थों के अंदर ऊष्मा की गति चालन कहलाती है। हमें ध्यान रखना है कि पदार्थों की अवस्था के अनुसार ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो धातुओं के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। और चालन का अध्ययन करने के लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हो। एक गर्म पानी से भरा हुआ बीकर या फ्लास्क लीजिए, उसके अंदर आप अपने आसपास की चीजें कुछ लेकर के, जैसे आपने स्केल ले लिया प्लास्टिक का, कोई पेन ले लिया, या आपका प्रकार डिवाइडर कुछ ले लिया, या एक लोहे की पत्ती ले ली, पेंसिल ले ली, उसके अंदर डालिए। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि पानी गर्म है जार में, बीकर में, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उनका एक एक शिरा जो गर्म पानी में डूबा हुआ था, कुछ वस्तुओं का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, कुछ का नहीं। तो हम क्या पाएंगे, हमारे अवलोकन में, हमारे परीक्षणों से हमें क्या मिलेगा, जैसे पेंसिल का एक सिरा गर्म पानी में डूबा हुआ, दूसरी तरफ हाथ लगाएंगे हम पेंसिल की लकड़ी को, तो वो गर्म नहीं मिला। इसका अभिप्राय, लकड़ी में ऊष्मा गति नहीं करती। प्लास्टिक का जो स्केल है उसके अंदर देखेंगे एक सिरा गर्म पानी में है, दूसरा सिरा बाहर, उसके अंदर वो भी गर्म नहीं हुआ। इसका अभिप्राय, प्लास्टिक में भी ऊष्मा गति नहीं करती। लेकिन अगर हमने अपना प्रकार या डिवाइडर जो लोहे का बना होता है, उसका एक सिरा गर्म पानी में डाला, थोड़ी देर बाद उसका दूसरा सिरा देखेंगे तो वो गर्म मिलेगा। इसका अभिप्राय, लोहे के अंदर ऊष्मा गति करती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। ऊष्मा के इस गुण के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन हो सकता है, वो ऊष्मा के सुचालक या चालक कहलाते हैं।
लोहा, स्टील, पीतल, तांबा आदि धातुएं ऐसी हैं जो हमारी ऊष्मा की सुचालक हैं। उनमें ऊष्मा सहजता से गति कर सकती है। कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एक सिरा गर्म होने पर दूसरे सिरे पर गर्मी नहीं पहुंचती। उनको हम कुचालक या ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि हमारे ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या जिस प्रकार से धातुओं में हमने ऊष्मा का चालन देखा, क्या द्रवों के अंदर भी ऊष्मा इसी प्रकार से गति करती है? आइए इसके लिए भी एक प्रयोग करते हैं। आप एक फ्लास्क लीजिए, गोल पेंदे का, या बीकर या जार ले सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अंदर साफ जल भरिए, साफ पानी भरिए और उसको इतनी ऊंचाई पर अपने ट्राईपैड पे, तिपाही पे रखिए या उसके एक स्टैंड के ऊपर, क्लैंप के ऊपर उसकी गर्दन को बांधिए कि उसके नीचे हम बर्नर लगा सकें। ये स्थिति ऐसे होगी। हमने ट्राईपैड के ऊपर, जैसा कि आप चित्र पे देख रहे हैं, इस फ्लास्क को रख दिया जिसमें जल भरा हुआ है और ये साफ जल है। अब हमें सावधानी से एक स्ट्रा का प्रयोग करते हुए इसके अंदर कुछ पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट का अभिप्राय लाल दवाई जो हमारे पानी के अंदर पानी को साफ करने के लिए डाली जाती है, तो उसकी कुछ बूंदें हमें स्ट्रा के द्वारा इसके अंदर सावधानी से धीरे से डालनी है। पोटासियम परमैंगनेट जिसको लाल दवाई कहा जाता है, इसीलिए लाल दवाई कहा जाता है, पानी में घुलने के बाद ये पानी के रंग को थोड़ा लाल कर देती है। लेकिन हमने इसको सावधानी से डाला है तो इसके कण नीचे बैठ जाएंगे बिना हिलाए। फिर हमें क्या करना है, इसके नीचे बर्नर लगा करके, फ्लेम लगा करके या कैंडल लगा करके इसको गर्म करना है। हम जैसे ही इसको गर्म करेंगे और इस द्रव के कणों के बीच में होने वाली गति का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि पोटासियम परमैंगनेट यानी लाल दवाई के जो कण हैं उनका जो लाल रंग है, धीरे धीरे जैसे ही पानी गर्म होता है वो ऊपर की ओर गति करते हैं। यानी गर्म होने पर पानी के कण ऊपर की ओर गति करेंगे। तो यहां पर क्या रिक्त स्थान रह जाएगा? नहीं, यहां पर जो ये पानी के कण गर्म होकर के ऊपर उठे, इनका स्थान लेने के लिए ऊपर से नीचे कण आएंगे। तो यह गति जब तक पानी गर्म होता रहेगा, गर्म पानी के कण ऊपर उठते रहेंगे और ऊपर से ठंडा पानी उसका स्थान लेता रहेगा। इस प्रकार यह एक चक्र बनता है। द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है और यह प्रक्रिया ऊष्मा के स्थानांतरण की संवहन कहलाती है। तो इसके लिए विशेष नाम दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। द्रवों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन पद्धति से होता है, संवहन की प्रक्रिया से होता है। धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के माध्यम से होता है। तो हमें यह विशेष बात ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है, गैसों के अंदर, हवा के अंदर भी ऊष्मा के अंदर यही प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे गर्मियां होती हैं, गर्मियों के अंदर सूरज की गर्मी से हमारी धरती के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, धरती गर्म हो जाती है, तो धरती के संपर्क में आने वाली हवा के गैसों के कण गर्म हो जाते हैं और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर से ठंडी हवा के कण स्थान लेने के लिए नीचे आते हैं। इस प्रकार से सारी हवा, सारा वातावरण हमारा गर्म हो जाता है। यही संवहन की प्रक्रिया गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, जो हमारे समुद्र के किनारे के स्थान हैं वहां पर विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं, विशेष प्रकार की हवाएं चलती हैं। दिन के समय में आप सब जानते हैं कि सूरज की गर्मी से धरती की सतह बहुत शीघ्रता से गर्म होती है, बहुत जल्दी गर्म होगी और जैसे ही गर्म सतह के संपर्क में हवा आएगी तो हवा के कण भी, गैसों के कण भी गर्म हो जाएंगे। और जैसा संवहन में हमने देखा समझा है परीक्षणों में
कि गर्म होने के बाद द्रव के कण ऊपर उठते हैं। द्रव इसी प्रकार से गैसों के कण भी गर्म पृथ्वी की सतह से संपर्क में आने पर गर्मी पा करके ऊपर उठेंगे और उसका स्थान लेने के लिए दूसरी जगह से ठंडी हवा के कण आते हैं। तो समुद्रों के पास क्या स्थिति होती है? एक तरफ धरातल है, धरती है, दूसरी तरफ समुद्र है, जल है। धरती की सतह बहुत शीघ्रता से गर्म होती है, वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। समुद्र का जो जल है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, वहां की हवा ठंडी रहती है, इसलिए वहां की ठंडी हवा के कण हमारे स्थल की ओर गति करते हैं, थल की ओर गति करते हैं। तो समुद्रों के पास के स्थानों में देखा गया है कि दिन के समय जो हवाएं चलती हैं वो समुद्र से हमारे थल की ओर चलती हैं, इसलिए समुद्रों के पास जो मकान बनाए जाते हैं उनकी खिड़कियां हमेशा समुद्र की ओर छोड़ी जाती हैं ताकि ठंडी हवा वहां से प्रवेश कर सके। रात के समय में यही प्रक्रिया विपरीत होती है, जितनी जल्दी से धरती की सतह गर्म होती है उतनी जल्दी से वह ठंडी भी हो जाती है, और पानी जितनी देरी से गर्म होता है उतनी देरी से ठंडा भी होता है। रात के समय में धरती की सतह अधिक ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी ठंडा नहीं होता, तो रात के समय इन पवनों की दिशा विपरीत होती है, यानी स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने धातुओं के अंदर, ठोस के अंदर उष्मा के स्थानांतरण के बारे में प्रयोग किए, उनके बारे में जाना। हमने द्रव और गैसों के अंदर उष्मा के स्थानांतरण के बारे में जाना, यानी संवहन के बारे में जाना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर उष्मा के स्थानांतरण के लिए ठोस, द्रव या गैस के अतिरिक्त कोई भी माध्यम नहीं हो तो फिर उष्मा कैसे गति करेगी? उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। हमारे पृथ्वी वायुमंडल कुछ एक निश्चित सीमा तक है, उसके अलावा उसका जितना भी रास्ता, जितना भी मार्ग है वह माध्यमहीन है, यानी वहां पर न ठोस है, न द्रव है, न गैसें हैं। तो वो उष्मा हमारे पास कैसे पहुंचती है? प्यारे बच्चों, निर्वात के अंदर या ऐसा स्थान जहां पर उष्मा के स्थानांतरण के लिए ठोस, द्रव या गैस में से कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं हो, वहां से उष्मा का स्थानांतरण करना विकिरण कहलाता है। तो सूर्य की किरणें धरती तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती हैं। तो यह विशेष पारिभाषिक शब्द है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। सेट की परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों में ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ठोस के अंदर उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। द्रव के अंदर उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? संवहन। निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विकिरण। तो हमें ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, हम जो वस्त्र पहनते हैं उनके बारे में हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि गर्मियों के अंदर पहने जाने वाले वस्त्रों के रंग हमेशा फीके हल्के होते हैं और सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्रों के रंग हमेशा गहरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी एक प्रयोग किया जा सकता है। आप 2 भगोने लीजिए, 2 पतीले लीजिए, 2 जार या टब लीजिए, उनमें से एक को काला पेंट कर दीजिए, एक को बिल्कुल सफ़ेद रहने दीजिए और दोनों के अंदर बर्फ डाल दीजिए, दोनों को खुले में एक साथ छोड़ दीजिए। कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि जो गहरे रंग का पतीला, जार या टब था उसके अंदर की बर्फ सारी पिघल चुकी है और हल्के रंग के पतीले वाली बर्फ बहुत कम पिघली है। इस प्रयोग को आप एक दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं। आप बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए, उसके आधे भाग के ऊपर काला कपड़ा ढक दीजिए, आधे भाग के ऊपर सफेद कपड़ा ढक दीजिए। कुछ देर के बाद देखेंगे कि काले कपड़े वाले भाग के नीचे से बर्फ ज्यादा पिघल चुकी है, सफेद कपड़े वाले भाग के नीचे से कम। इस अवलोकन से हमें पता चलता है कि गहरे रंग ऊष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं, इसीलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं कि ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर को न लगे, और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर के अंदर आती रहे।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है उष्मा के स्थानांतरण की इन सभी विधियों से आप अच्छी प्रकार से वाकिफ हो चुके होंगे, समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी आपको यदि इस पाठ में कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा से देखें, फिर देखें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपकी कोई शंका है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं कुछ अन्य लेसन्स के, उन्हें देख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट, अपनी शंका लिख सकते हैं, हम उनके समाधान का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।